गुड इवनिंग एवरीवन। ये वेटेज है अकाउंटेंसी का। अकाउंटेंसी एग्जाम जो आपका होगा उस कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स से आपका आएगा यहाँ पर। ठीक है, यूनिट फर्स्ट अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स। इससे टोटल 36 मार्क्स का आएगा। अभी 36 मार्क्स में अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स में देखो कितने चैप्टर्स हैं आपके टोटल। पहला चैप्टर होगा आपका फंडामेंटल, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। सेकंड चैप्टर होगा चेंज इन पीएसआर, यानी कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इस चैप्टर में आपका गुडविल इंक्लूडेड होता है, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। गुडविल की कैलकुलेशन कैसे करते हैं और गुडविल के एडजस्टमेंट किस तरीके से करते हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है। थर्ड चैप्टर आएगा एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप, एडमिशन ऑफ पार्टनर्स। ठीक है। फोर्थ चैप्टर होगा रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स। फिफ्थ डेथ ऑफ पार्टनर्स। सिक्स डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। फंडामेंटल्स में कुछ फंडामेंटल्स हैं, जैसे क्या काम 11th क्लास में हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीखा था। देन उसके बाद एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक एक्सटेंशन बनता है, जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी कि जो भी पार्टनर्स को हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं वो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये जो चैप्टर आपके चेंज इन पीएसआर से लेकर के डेथ ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ये रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की कैटेगरी में आते हैं। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ये डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब है फर्म का डिसॉल्व हो जाना है, यानी कि जो फर्म में वही डिसॉल्व हो जा रही है। यहाँ पर क्या होती है, पार्टनरशिप की जो रिलेशनशिप होती है वो डिसॉल्व होती है और जो दूसरी नई पार्टनरशिप फॉर्मेशन में आती है। ठीक है, तो ये रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म है। इसमें कुछ कॉमन कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में मतलब पढ़ेंगे हम इस वीडियो में, कि जो कॉमन कॉन्सेप्ट है, ताकि हमें इजी हो जाए कि मतलब जितने सारे जो चैप्टर्स हमें लग रहे हैं तो हम जिसको कॉमन पार्ट है उसको पहले कवर अप करने की कोशिश करेंगे। सेकंड यूनिट है इसकी अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। इससे टोटल 24 मार्क्स का आएगा। अकाउंटिंग फॉर कंपनीज में टोटल 2 चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर होगा इशू ऑफ शेयर। सेकंड इशू ऑफ डिबेंचर। दोनों ही सिमिलर चैप्टर हैं लगभग लगभग। इनमें जो वर्क होता है सिमिलर वर्क होता है, बैलेंस शीट में रिप्रेजेंटेशन करनी होती है शेयर्स की, डिबेंचर्स की, और जनरल एंट्री। जब हम शेयर को इशू करते हैं तब क्या जनरल एंट्री होती है, डिबेंचर को जब इशू करते हैं क्या जनरल एंट्री है। दोनों में लगभग जनरल एंट्री सेम तरीके से होती है, बस ये 2 चैप्टर से 24 मार्क्स का आ रहा है और 6 चैप्टर से 36 मार्क्स का आ रहा है। यूनिट 3 एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें टोटल 3 चैप्टर्स हैं, इससे 12 मार्क्स का आएगा। सॉरी 4 चैप्टर्स होंगे। फर्स्ट चैप्टर इसका हो जाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी। कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस तरीके से प्रिपेयर होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। सेकंड है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। थर्ड है कंपैरेटिव स्टेटमेंट एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट। फोर्थ है रेशियो एनालिसिस। और जो लास्ट यूनिट है कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये अपना आप में एक चैप्टर है, टोटल 8 मार्क्स का आएगा। 2 मार्क्स के एमसीक्यूज एंड 6 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, तो हम जो पहला वाला पार्ट है हमारा यूनिट फर्स्ट अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, इसके कुछ कॉमन पार्ट को फोकस करते हैं, पढ़ते हैं उसके बारे में। देखो, चाहे आप चेंज इन पीएसआर पढ़ लो या एडमिशन पढ़ लो, रिटायरमेंट पढ़ लो या डेथ पढ़ लो, सब में एक चीज कॉमन बनती है, दैट इज रिवैल्यूएशन ऑफ असेसमेंट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी।
एक रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर होता है जो कि इन सब पे कॉमन ही रहेगा। ठीक है, इसको सेम तरीके से बनाता है, सेम तरीके से इसमें जो प्रॉफिट आता है तो सेम तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है पार्टनर्स को। डायरेक्टली इसके अकाउंट आपको दिखा देता हूँ, देखो इसका अकाउंट किस तरीके से बनता है। ये हमारी प्रॉफिट साइड होती है। जो भी प्रॉफिट होगा हमारा रिवैल्यूशन करने पे, रिवैल्यूशन का मतलब रीवैल्यू करना। किसकी होगी रिवैल्यूशन वगैरह? एसेट्स एंड लायबिलिटी की रिवैल्यूशन होगा। ठीक है, तो अगर हमारा एसेट इंक्रीज होगा दैट मीन्स हमें प्रॉफिट होगा। अगर मेरे एसेट की वैल्यू बढ़ गई, ठीक है, सपोज करो कोई मेरे पास गोल्ड था, अब उस गोल्ड की वैल्यू इंक्रीज हो चुकी है, ठीक है, तो मुझे प्रॉफिट होगा। अगर वो गोल्ड की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी देन मुझे लॉस होगा, तो ये लॉस साइड हो जाएगी हमारी। अगर एसेट इंक्रीज होगा तो मुझे क्रेडिट साइड शो करना है, अगर एसेट डिक्रीज होगा तो मुझे डेबिट साइड शो करना है। ऐसी लायबिलिटी हो गई, अगर कोई लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज हो गई, ठीक है, तो उसको क्रेडिट साइड शो करेंगे। पहले मुझे ज्यादा लायबिलिटी पे करनी पड़ रही थी, अब मुझे कम लायबिलिटी पे करनी पड़ेगी, तो मैं उसको क्रेडिट साइड शो करूंगा। अगर लायबिलिटी इंक्रीज हो गई दैट मीन्स मुझे लॉस होगा फिर तो, ठीक है, तो उसको मैं डेबिट साइड शो करूंगा। कोई अनरिकॉर्डेड एसेट जो अभी तक हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं था बट अब हम उसको रिकॉर्ड करेंगे तो एक तरीके से हमें प्रॉफिट हो गया, ठीक है, तो इसको भी हम यहाँ पर क्रेडिट साइड शो करेंगे। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, अभी तक कोई लायबिलिटी हमने याद नहीं थी बट सडनली हमें रिमेंबर मतलब याद आ जाती है, तो उसको डेबिट साइड शो कर देंगे। तो ये हमारी प्रॉफिट साइड हो गई। अगर इन एनी केस हमारा प्रॉफिट ज्यादा होता है और लॉस हमारा कम होता है तो ये वाला हमारा बैलेंसिंग फिगर से आ जाएगा। इसको बैलेंसिंग फिगर को कैसे ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? अगर इन एनी केस हमारी ये वाली साइड ज्यादा आती है तो ये वाले हमारा रिमेनिंग प्रॉफिट माइनस करके जो हमारा बैलेंसिंग फिगर आएगा फिर उसको ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। ये तो हो गया फॉर्मेट रिवॉल्यूशन अकाउंट का। ये चाहे आप एडमिशन में कर लो, रिटायरमेंट में कर लो, डेथ में कर लो, सब में सेम ही रहेगा, चेंज इन पीएसआर में भी सेम रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आता, ये कॉमन पार्ट है एक तरीके का। ठीक है? तो अगर ये बनाना सीख जाओगे तो ये एग्जाम में नियर अबाउट जो क्वेश्चंस आते हैं, 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है पार्टनरशिप से, और एक क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स का भी आ सकता है, 3 मार्क्स का भी आ सकता है। ठीक है, तो ये जनरली जो खाली अगर रिवॉल्यूशन अकाउंट अगर आप बनाते हो तो 2 मार्क्स का रहता है। नीड फॉर रिवॉल्यूशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, कि हमें जरूरत क्यों पड़ती है बनाने की? क्योंकि जितना भी जो हमारे पास एसेट्स और लायबिलिटी के ऊपर जो राइट रहता है, ठीक है, अगर कोई नया पार्टनर आएगा या कोई प्रॉफिट पार्टनरशिप में जो रिलेशनशिप है वो चेंज होती है तो उसके वजह से जो इम्पैक्ट होता है, तो वो जितना भी इम्पैक्ट होता है वो पास्ट उसमें डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एसेट माई हैव इंक्रीज और डिक्रीज एट द टाइम ऑफ रिकंसिडरेशन। अगर हम रिकॉन्स्टिट्यूशन करेंगे तो जो प्रेजेंट वैल्यू है हमारे एसेट्स और लायबिलिटी की, ठीक है, उससे हमारा मतलब इंक्रीज और डिक्रीज होएगा, उसको जो भी इम्पैक्ट होगा उसको पुराने रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। देर मे बी सम एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन। There may be some unrecorded assets or unrecorded liability or on reconstruction which are to be taken into account. There may be requirement of for creating provision for bad debt and doubtful debt. The balance of revaluation account shows profit or loss on revaluation, which is transferred to the capital account of their existing partners in their old ratio, profit sharing ratio. Important note: when revaluation account is prepared, assets and liabilities are shown in balance sheet of the reconstruct firm at their revised value. यानी कि जो भी हम यहाँ पे रिवॉल्यूशन अकाउंट में जो भी चीज शो करते हैं वो रिवाइज वैल्यू पे ही शो करते हैं। देन मेंटेनेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट को हम फंडामेंटल्स में पढ़ते हैं कि इसको बनाने के दो तरीके होते हैं, एक तो फिक्स कैपिटल मेथड होता है, दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो पहले फिक्स कैपिटल मेथड को समझ लेते हैं एक बार। फिक्स कैपिटल मेथड में क्या होता है, यहाँ पर कैपिटल क्या हो जाती है, फिक्स हो जाती है। कैपिटल में हम कोई चेंज नहीं करते हैं अनटिल एंड अप टू जब तक हम वो कैपिटल को इंट्रोड्यूस ना करें। एडिशनल कैपिटल अगर हम इंट्रोड्यूस करेंगे तो हम कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो उससे इंक्रीज होगी, तो हम उसको क्रेडिट साइड शो करेंगे। या हमने कैपिटल में से कोई विड्रॉ ना करा, अगर हमने कैपिटल में से विड्रॉ करा तो हम उसको डेबिट साइड शो करेंगे। और रेस्ट ऑफ द ऑल द अमाउंट, मतलब जो भी हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं या फिर प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं या कोई भी चीज जो पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, ठीक है, तो उसको हम करंट अकाउंट में शो करेंगे क्योंकि हमने अपनी कैपिटल जो है ब्लॉक कर दी और वो जो है अब फिक्स रहेगी। ठीक है,
तब आपको यानी कि फिक्स कैपिटल मेथड से आपको दो अकाउंट बनाने हैं, एक तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा पार्टनर्स करंट अकाउंट। जैसे आपको बाय बैलेंस बीडी दे रखा है, बाय बैलेंस बीडी मतलब ओपनिंग बैलेंस, अगर आपको ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, पुरानी बैलेंस शीट को दे रखी है आपको ओपनिंग बैलेंस दे रखा है पार्टनरशिप फर्म का, तो उसको बाय बैलेंस बीडी के नाम से लिख देंगे। अगर आपको पार्टनरशिप न्यूली स्टार्ट करी है और ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, तो देन बाय बैंक अकाउंट के नाम से इसको शो करेंगे। अगर हम एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करिए तो बाय कैश है बाय बैंक के नाम से। अगर कैपिटल विड्रॉ करिए तो टू कैश है टू बैंक के नाम से। फिर जब मतलब जो हमारे यहाँ पे टोटल होगा, यहाँ से टोटल में से इसको जो विड्रॉ करा वो माइनस कर देंगे, जो रिमेनिंग बचेगा वो हमारा क्लोजिंग आ जाएगा। ये ओपनिंग बैलेंस होता है और ये क्लोजिंग बैलेंस होता है। पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमारा क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहता है। तो जो ओपनिंग बैलेंस होगा हमेशा पॉजिटिव रहेगा। बट हमारा जो पार्टनर्स करंट अकाउंट हो सकता है, इन केस सपोज करो अगर हमारा कोई लॉस रहा हो लास्ट ईयर का, ठीक है, तो करंट अकाउंट का बैलेंस निगेटिव होगा तो यहाँ शो होगा, अगर पॉजिटिव होगा तो यहाँ पर शो होगा। तो आपको यहाँ पे दोनों जगह पे बैलेंस बीडी दे रखा है, बाय बैलेंस बीडी एंड टू बैलेंस बीडी। दोनों दोनों में से कुछ एक ही रहेगा पार्टनर का। हो सकता है किसी एक पार्टनर का पॉजिटिव बैलेंस हो और बट किसी एक पार्टनर का निगेटिव बैलेंस हो, तो जिसका निगेटिव होगा उसका यहाँ पर शो करना है, जिसका पॉजिटिव होगा वो यहाँ पर शो करना है। उसके बाद जो भी चीज हमें पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करनी थी वो हम यहाँ पर शो करेंगे। आपने अगर पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया होगा तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आपने जो भी चीज डेबिट करी होगी अब वो क्रेडिट साइड आ जाएगी। बाय इंटरेस्ट इन कैपिटल, बाय कमीशन, बाय सैलरी, बाय पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट करा होगा रिमेनिंग प्रॉफिट उसको यहाँ पर शो कर देंगे। टू ड्रॉइंग अकाउंट, अगर हमने कोई प्रॉफिट से विड्रॉ करा है या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करा है वो डेबिट साइड आ जाएगा। या अगर हमारे पास पीएनएल अप्रोप्रिएशन पे लॉस था तो हम उसको लॉस को यहाँ पर शो कर देंगे। इस साइड का टोटल करेंगे, इस साइड का टोटल में से साइड के टोटल को माइनस करेंगे, बैलेंस शीट बैलेंसिंग फिगर से आ जाएगा। अगर इन एनी केस किसी का ये साइड ज्यादा रहती है और ये वाली साइड कम आती है तो उसका बैलेंस शीट यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट मेथड है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में क्या होता है कि कैपिटल फ्लक्चुएट करती रहती है, यानी कि कैपिटल इंक्रीज भी होगी डिक्रीज भी होगी, और जो प्रॉफिट है उसकी वजह से भी इंक्रीज हो सकती है, लॉस की वजह से डिक्रीज भी हो सकती है। तो जब हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से बनाते हैं तो एक ही अकाउंट बनाते हैं, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो अभी तक आप दो अकाउंट बनाए थे, पार्टनर्स करंट अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उन दोनों को मर्ज कर देंगे, दोनों का एक ही अकाउंट बनेगा बाय बैलेंस बीडी। क्योंकि करंट अकाउंट का कोई बैलेंस ही नहीं होगा, प्रीवियस ईयर को कोई बैलेंस नहीं होगा, तो एक ही बैलेंस रहेगा बाय बैलेंस बीडी। अगर कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करिए तो बाय कैश अकाउंट, बाय इंटरेस्ट इन कैपिटल अकाउंट, बाय सैलरी कमीशन, जो भी चीज पार्टनर को हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे करंट अकाउंट में दे रहे थे अब कैपिटल अकाउंट में ही आ जाएगी वो भी। ठीक है, अगर हमने कोई भी विड्रॉ करा हो, चाहे अगेंस्ट कैपिटल करा हो या अगेंस्ट प्रॉफिट करा हो, वो यहाँ पर आ जाएगा, डेबिट साइड आ जाएगा। यानी कि ऐसी जो भी अमाउंट जो भी पार्टनर्स के कैपिटल को डिक्रीज करती है वो डेबिट साइड आ जाती है, और कोई सी भी अमाउंट जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को इंक्रीज करती है वो क्रेडिट साइड आ जाती है। सेम बैलेंसिंग फिगर से बैलेंस सीडी निकाल देंगे। यहाँ पर ये लिखा हुआ है, नोट अनलेस अदरवाइज स्टेटेड द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शुड बी एज्यूम टू बी फ्लक्चुएटिंग। अगर आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला तो आप उसको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से ही सॉल्व करेंगे। अगर क्वेश्चन में क्लियरली बोलेगा कि फिक्स कैपिटल मेथड से शो करना है, या आपको कोई इंडिकेशन दिया हुआ है कि आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस भी दे रखा है और करंट अकाउंट का बैलेंस भी दे रखा है, देन उसको फिक्स कैपिटल मेथड से सॉल्व करेंगे। अगर कोई इंडिकेशन नहीं है तो आप एज्यूम करोगे कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से इसको आपको सॉल्व करना। ये कॉमन पार्ट है, इसको कॉमन पार्ट को आप समझो, इसका फॉर्मेट कैसा है, ठीक है। ये चीजें करो, जब आप एक बार ये चीज समझ जाओगे देन उसके बाद आपके लिए एक नेक्स्ट वीडियो प्रिपेयर करूंगा इससे रिलेटेड जर्नल एंट्रीज के बारे में। अभी फिलहाल एक साथ मैंने 6 चैप्टर का जो जस्ट है आपको वो बता दिया कि आपको मतलब जो कॉमन पार्ट है उसको आपको कंप्लीट करना है। अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखोगे तो जो कैपिटल आपका जो क्वेश्चन आता है इसमें आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए बोलता है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए बोलता है, तो 2 मार्क्स का आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट रहता है और 4 मार्क्स का आपका कैपिटल अकाउंट रहता है। तो 2 + 4 6 मार्क्स आपके यहाँ पर इजीली, और प्लस आपके 2-3 क्वेश्चन रहेंगे तो आप यहाँ पे इजीली अगर 2 क्वेश्चन भी आपको इस तरीके के मिल जाते हैं तो आप इजीली 12+ एटलीस्ट कम से कम 15 मार्क्स आप वहाँ पे गेन कर ही सकते हैं। थैंक यू।